नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि कल आपको क्लास में मैंने प्रस्तावना, अनुसूचियां, अनुच्छेद, भाग, उपखंड, खंड, इनके बारे में जो डिफरेंस था इनका, उसको थोड़ा क्लियर किया था। उसी चित्र से एक बार आपको वापस बताया जा रहा है कि ये जो पीछे पार्ट में लगा हुआ है संविधान में, वो सारी क्या है, अनुसूचियां हैं, लिस्ट हैं। बीच का जो मैटर है वो पूरा बांट रखा है, भाग, अनुच्छेद, खंड, उपखंड। आगे एक पेज लगा हुआ है जिसका नाम है प्रस्तावना। इस पेज में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। उसी को आज देखेंगे पूरा। तो पूरा चैप्टर के रूप में हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब इस प्रस्तावना को पढ़ते समय हम थोड़ा सा इस विषय को, थोड़ा ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा हम वर्गीकृत करते हुए पढ़ते हैं ताकि बहुत आसान रहता है। सबसे पहली चीज कि प्रस्तावना क्या है, दूसरी चीज क्यों है, तीसरी इसकी उपयोगिता क्या है, संविधान में इसे भाग संविधान का अंग है या नहीं है, प्रवर्तनीय है या नहीं है, ये शब्द आपको समझाए जाएंगे। प्रवर्तनीय क्या होता है, संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इस चित्र को दिखाने का मतलब ये था कि प्रस्तावना जो है वो ना तो किसी अनुच्छेद में है ना किसी भाग में, ये अंदर है, ये आगे की तरफ लगी हुई है। अब यहाँ देखिए, ये जो आगे पेज लगा हुआ है उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या। तो इसका उत्तर यह आएगा कि संविधान के मूल दर्शन की अभिव्यक्ति है। प्रिंसिपल फिलॉसफी जो संविधान की है उसमें कौन से राजनीतिक आदर्श हैं, उन आदर्शों का बिल्कुल छोटा सार दे रखा है। हमें सार दे रखा है, ये संक्षिप्त जो अभिव्यक्ति है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। तो संविधान के मूल दर्शन की अभिव्यक्ति या संविधान के सार की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। फिर इसकी लैंग्वेज वगैरह ये लाए कहाँ से हैं, तो जो संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उसी का परिवर्तित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था और उसी का परिवर्तित रूप यानी उद्देश्य प्रस्ताव की थोड़ी भाषा में हर थोड़ा बहुत चेंज, विकसित रूप करके क्या बना दी गई, प्रस्तावना। ये डेट ध्यान रखनी है उद्देश्य प्रस्ताव की, 22 जनवरी 1947। उसके बाद आगे देखें कि प्रस्तावना क्यों लगाई, आगे क्या जरूरत पड़ी। तो इसमें ध्यान रखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने अपने संविधान के आगे प्रस्तावना लगाई। अमेरिकी संविधान का अध्ययन करते हुए बहुत से देशों ने अपने संविधान के आगे प्रस्तावना को जोड़ा और उन्हीं से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के आगे किसको जोड़ा, प्रस्तावनाओं को। तो सबसे पहली चीज कि किससे प्रभावित होकर, यूएसए के संविधान में थी, उससे प्रभावित होकर हमने प्रस्तावना जोड़ी है संविधान में। आगे इसमें ध्यान रखें, भाषा पूछी जाए तो भाषा जैसे इसका जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन किससे प्रभावित होकर, प्रस्तावना का जो है वो स्रोत कहाँ से है, यूएसए से। अगली चीज है कि क्यों जोड़ी, उसका एक उत्तर तो ये आ गया। दूसरा ये कि किसी दस्तावेज से पहले उसकी मूल विचारधारा आनी चाहिए। कोई भी बुक लिखते हैं अपन तो उसमें आगे एक पेज होना चाहिए जिसमें एक समरी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है, उसके विचार होने चाहिए। तो क्या और क्यों का उत्तर तो आ गया। अब इतनी चीजें जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें, अब इसकी जब हम उपयोगिता पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा हमें प्रस्तावना देख लेनी चाहिए एक बार। इसकी पूरे की बिल्कुल ढंग से रीडिंग करेंगे क्योंकि इस इतने पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो हमें एक बार इसकी रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए भारत का संविधान क्या लिख रखा है, उद्देशिका। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, प्रस्तावना भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। तो यहाँ यदि आप देखोगे तो इसमें बहुत से टेक्निकल वर्ड्स हैं और उन सबसे ही क्वेश्चन बन रहा है। प्रस्तावना में ये जो पहला शब्द है ना, हम भारत के लोग, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में यदि देखेंगे आप, हम भारत के लोग, अभी क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे बन रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जितने भी वर्ड्स हाईलाइट हो रखे हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता। कौन कौन सा न्याय नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता किस किस चीज की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता।
व्यक्ति के स्तर पे तो गरिमा और राष्ट्र के स्तर पे एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, हिंदी वाली तारीख भी देखेंगे, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जितने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन तो यहीं से आप ले लीजिए पहले ही। ये शब्द जो है, एक तो अखंडता, एक मिलेगा आपको समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष। जब मूल संविधान बना था उस समय ये तीन शब्द नहीं थे, थोड़ा इनको लेट जोड़ा गया है। वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन पिछली क्लास में पढ़ा था 1976 में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाग 4 का और 14 का जोड़े गए थे। अब यहाँ फिर पढ़ना है इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ध्यान रखना है आपको। यहाँ बताया था कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। यहाँ आपको एक हल्की सी छोटी सी ट्रिक से याद रखो, आपस शब्द याद रखो। इस आपस से अ से बनाओ आप अखंडता। अब अ और आ इतना डिफरेंस नहीं देखना है, हमें याद करना है। प से बनाओ आप पंथ निरपेक्ष और स से बनाओ आप समाजवादी। यानी ये तीन शब्द हो गए, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में, 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, पहले नहीं थे। इसलिए क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो तीन तो ये नाम दे देंगे और इनमें से अलावा कोई सा भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आगे देखें। अब अगला पॉइंट कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है वो पढ़ेंगे। ये आगे के जो तीन बिंदु हैं ये अगली क्लास में पढ़े जाएंगे, अभी सिर्फ इस उपयोगिता तक पढ़ा जाएगा। अब उपयोगिता में आप देखोगे तो इसको भी और वर्गीकृत किया है हमने कि प्रस्तावना की क्या क्या उपयोगिता है हमारे लिए। सबसे पहली चीज है संप्रभुता का स्रोत है। पहले इस वर्ड को समझना है, संप्रभुता। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रभुता क्या है। हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु देश है या संप्रभु राज्य है। इसका अर्थ होता है कि भारत जो है बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के मामले, बाह्य का मतलब विदेशी मामले, विदेशी मामले और देश के सीमा के अंदर वाले मामले यानी आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यानी बिल्कुल फ्री डिसीजन ले सकता है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यही गुण कहलाता है संप्रभुता का गुण। यही विशेषता होती है संप्रभुता की कि भारत जो है या कोई भी देश अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उनके पास ताकत होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। अब प्रस्तावना से क्या क्वेश्चन बन रहा है, प्रस्तावना में संप्रभुता नाम है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि संप्रभुता आई कहाँ से, भारत में ताकत कहाँ से आई। तो ये ताकत, ये शक्ति किसने दी है, भारत के लोगों ने। क्योंकि प्रस्तावना की जो लाइन में पहला शब्द लिखा हुआ है ये देखिए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, यानी ये संप्रभु देश किसने बनाया, हमने बनाया है। संविधान सभा के अंदर भारतीय नागरिक ही बैठे थे, तो भारत के लोगों ने ही भारत को संप्रभु बनने की ताकत दी है। तो यहाँ आपको इस टेक्निकल वर्ड ये संप्रभुता शब्द आए तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि बाह्य तौर पर, आंतरिक तौर पर, दोनों तरीके से हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। अब आगे यहाँ ध्यान रखेंगे कि पूछा गया संप्रभुता का स्रोत तो भारत की जनता। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान का स्रोत बताओ। तो संविधान का स्रोत भी भारत की जनता ही है और उस चीज का उल्लेख हमें प्रस्तावना में मिल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व में प्रस्तावना में अभी आपने एक तारीख देखी 26 नवंबर 1949, ये तारीख प्रस्तावना में दे रखी है। इस तारीख को संविधान को क्या क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और क्या किया गया, आत्मर्पित किया गया। ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख जो है वो जिसका उल्लेख हुआ है। तो 26 नवंबर को
1949 खाली इतना ही नहीं, आगे ये भी पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, चौथा ऑप्शन दे सकते हैं उपरोक्त सभी। तो ऐतिहासिक महत्व ये कि इसमें एक तारीख है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, और इसी तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। आगे है संविधान की व्याख्या करने में सहायक है प्रस्तावना। अब संविधान की व्याख्या करने में कैसे सहायक है, इसको फिर एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है, संविधान से संबंधित उसके पास दो काम है। सर्वोच्च न्यायालय के सारे कार्य आगे पढ़े जाएंगे। अभी यहाँ ध्यान रखना है, संविधान से संबंधित दो कार्य। सबसे पहला कार्य संविधान का संरक्षण करता है, दूसरा कार्य है संविधान का निर्वचन करता है। इन दोनों का अर्थ अभी आपको समझाया जा रहा है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, संविधान को संरक्षित, यानी संविधान जो है एक सर्वोपरि कानून है, सभी कानूनों से ऊपर है ये, और संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। अब यदि मान लो हमारी विधायिका जो है, संसद जो है, ऐसे कानून बना दे जो संविधान के प्रावधान दिए हुए हैं उनके विरुद्ध है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देता है। यानी वो संविधान का संरक्षण कर रहा है, शासन व्यवस्था इसके अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ संरक्षण। निर्वचन का मतलब क्या है, निर्वचन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब संविधान की व्याख्या की जा रही है। अब व्याख्या की क्या जरूरत पड़ गई, मान लो क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, कहीं भाषा अस्पष्ट हो रही है या संदिग्ध है, तो वहां अर्थ स्पष्ट करने के लिए फिर किसको बैठाएं, तो वहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का निर्वचन भी करके देता है, यानी व्याख्या करके देता है, कहीं स्पष्ट नहीं हो रही है भाषा तो। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आगे, यदि संविधान का सारवान प्रश्न उठ खड़ा हुआ, यानी भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध है, कुछ विवाद है संविधान में लिखी बातों पर, तो उसकी व्याख्या करने के लिए, उसी को कहते हैं कि संविधान का सारवान प्रश्न, इस समय ये गंभीर मामला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा जज एक साथ बैठते हैं फैसला सुनाने के लिए। ये 5 या 5 से ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय के जज एक साथ बैठते हैं, उसे हम बोलते हैं संवैधानिक पीठ। अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसका भी क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक पीठ से आप क्या समझते हैं। तो संवैधानिक पीठ, पहली बात तो नॉर्मल कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है उसमें संवैधानिक पीठ नहीं बैठती है। संवैधानिक पीठ संविधान का कोई सारवान प्रश्न जो है उस पर कोई विवाद है तो बैठेगी, संविधान से संबंधित। दूसरी बात, इसमें क्या शर्त है, न्यूनतम जजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए और 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और पीठ का फैसला जो होता है वो अंतिम होता है। यदि किसी पीठ के फैसले को बदलना है तो उससे बड़ी पीठ बैठनी चाहिए। मान लो एक पीठ में 6 जजेस ने फैसला सुनाया, तो इससे बड़ी पीठ जो है, मान लो 7 या 8 जजेस की पीठ है, वो फैसला सुनाएगी। तो जैसे 5 जजेस की पीठ है, उसने फैसला सुनाया, उसका फैसला अंतिम होगा, लेकिन इसके फैसले को, इसके निर्णय को पलटने के लिए 7 जजेस की पीठ बैठनी चाहिए फिर। तो ध्यान रखना है, संवैधानिक पीठ जो है वहां निर्णय देती है संविधान से संबंधित। अब यहाँ जब अर्थ स्पष्ट किया जाता है तो उसके लिए भी एक वाद आया है, बेरूबारी यूनियन वाद। इस वाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि अर्थ यदि अस्पष्ट है तो उस अर्थ के निर्वचन में, यानी व्याख्या के अंदर आप किसकी हेल्प ले सकते हो, प्रस्तावना की। संविधान को पढ़ना है तो किसकी रोशनी में पढ़ना है, प्रस्तावना की रोशनी में। यानी प्रस्तावना में जो आदर्श दे रखे हैं, राजनीतिक आदर्श, उनको ध्यान में रखते हुए अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ क्या पता चला आपको, प्रस्तावना जो है ये अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होती है। किसका अर्थ, संविधान का, या निर्वचन में सहायक होती है। निर्वचन करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो इस पूरे चित्र से समझ में आया कि संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट के दो काम है। पहला काम है संविधान का संरक्षण करना, दूसरा काम है निर्वचन करना। और निर्वचन करते समय किसकी हेल्प लेनी चाहिए, प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए। और ये जो कौन सा वाद था, बेरूबारी यूनियनवाद, उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि संविधान में किसी भी प्रावधान के अर्थ के निर्वचन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना गया, की माना गया। उसके बाद आगे देखते हैं हम। इस चित्र में आपका ये पॉइंट हो गया संप्रभुता का
स्रोत है, ऐतिहासिक महत्व हो गया, संविधान की व्याख्या करने में सहायक है, ये समझा दिया। अगली चीज है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो भी किससे पता चल रही है आपको, प्रस्तावना से। तो इसमें देखें कि प्रकृति कैसी है। भारतीय राज्य संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। अब इन सबके एक एक करके आपको अर्थ समझाए जाएंगे। प्रकृति में देखें, सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारतीय राज्य या संप्रभु राज्य है, ये चीज समझाई जा चुकी है। वही याद रखना है कि बाह्य और आंतरिक मामले जो हैं उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है, उसी को हम बोलते हैं संप्रभुता, और इसका स्रोत है भारत के लोग। फिर उसके बाद आता है भारत कैसा देश है, समाजवादी। फिर कैसा देश है, पंथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये, और एक शब्द कौन सा था, अखंडता। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, पहले नहीं थे। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं। समाजवाद का मतलब है, भारत के अंदर आप देखते होंगे प्राइवेट सेक्टर भी हैं, जिसे हम बोल देंगे निजी उद्यमशीलता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, थोड़ा सरकारी नियंत्रण भी है, दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, दोनों का सह अस्तित्व है, एक साथ है ये, इसी को हम बोलते हैं समाजवाद। तो पूछा जाए भारतीय राज्य समाजवाद है या समाजवादी विचारधारा है, इससे आप क्या समझते हैं, निजी उद्यमशीलता के साथ साथ सरकारी नियंत्रण दोनों का होना क्या कहलाता है, समाजवाद। अगला है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द का अर्थ समझते हैं। कई बार इससे कंफ्यूज कर लिया जाता है। ये शब्द बहुत जगह लिखा हुआ है, ये गलत है, संविधान में ये शब्द है ही नहीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं दे रखा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब ये दिया हुआ है तो भी गलत है, संविधान में नहीं है ये क्यों नहीं लिखा, ये ध्यान रखो संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि हमारा धार्मिक ग्रंथ जो गीता है ना, उसमें धर्म का अर्थ होता है कर्म। आपने अपने कर्म पूरे कर दिए, इसका मतलब आपने धर्म निभा दिया है अपना। जैसे उदाहरण सुनिए, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, इसका मतलब अपने कर्म कर रहा है, और हमारे यहाँ कहा जाता है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो गीता में धर्म को किसे लिया गया है, कर्म से, और यहाँ धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये निकाल देते तो हो जाता कर्म निरपेक्ष, और कर्म निरपेक्ष का मतलब कर्म से परे। तो हमारी प्रस्तावना कर्म से परे जो है इसकी शिक्षा नहीं देती है, इसलिए ये शब्द नहीं लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ का मतलब यही है किसी विशेष, कोई विशेष समुदाय जो एक प्रकार के धर्म को मान रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, पंथ बोल देंगे। यहाँ शब्द धर्म नहीं लिखा है। अब पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसका अर्थ समझने के लिए फिर दो तीन बातें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, अलग से कोई धर्म नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय नागरिक जो हैं, नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ये समानता का अधिकार आएगा, मूल अधिकार, वहां आप देखोगे 14 से 16 के अंदर कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, ये भी मूल अधिकारों में मिल जाएगा आपको, यानी हम किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, ये दर्शाती हैं कि भारत कैसा राज्य है, पंथ निरपेक्ष। तो इसमें अर्थ समझ में आया कि कोई राजकीय धर्म नहीं है, लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपनी पसंद से धर्म अपना सकते हैं। फिर अगले जो दो शब्द हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। ये शब्द सबको पता है कि जनता द्वारा जो शासन किया जा रहा है जनता के लिए, उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। तो आप, ये तो सिंपल चीज है कि जनता द्वारा शासन किया जा रहा है, वही लोकतंत्र है। अब जनता द्वारा शासन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि हम हमारी सरकार खुद चुनते हैं, वोट देते हैं, तो हमारे द्वारा ही शासन हो रहा है। अब इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि भारत में लोकतंत्र कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको हम खुद नहीं चुन पाते हैं, वोट खुद नहीं डालते, हम हमारे प्रतिनिधि चुन रहे हैं, और प्रतिनिधि विधायिका चुन दी पूरी, और विधायिका आगे जाके जो है कार्यपालिका बना रही है पूरी। तो इसमें आप देखो कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष।
अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, इसका कारण पूछा जाता है। भारत जो है इसमें एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इन दोनों कारण से प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में थोड़ा सा अंतर बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक स्कूल के अंदर क्लासेस का मॉनिटर जो है उसका चुनाव करना है, तो क्लासेस का मॉनिटर में यदि देखोगे तो आप अलग अलग क्लास में, जैसे मान लो दो दो तीन तीन उम्मीदवार खड़े हैं और उनको वोट डाल रहे हैं बच्चे, तो वो डायरेक्ट सामने दिख रहा है, उसको वोट दे रहे हैं, यानी वोट जिसको चुनना है उसके पास सीधा जा रहा है। ये चीज तो हो गई प्रत्यक्ष। लेकिन पूरी स्कूल का हमें एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल जो है वो चुननी है, तो हर बच्चा डायरेक्ट इनको वोट नहीं डाल सकता, ये अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं। हर क्लास से 10-10 बच्चे चुने जा रहे हैं क्लासों द्वारा, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष चल रहा है, और यहाँ जाके फिर यहाँ ये लोग अपने में से, ये यहाँ अपने मत से फिर हेड बॉय और हेड गर्ल चुन रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देश में जहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, वहां संभव है। जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो गया, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा है, अप्रत्यक्ष है। चुनावी प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे तो कई जगह आपको प्रत्यक्ष भी मिलेगा, लेकिन यहाँ मूलतः आपको क्या बताना है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसका कारण है जनसंख्या ज्यादा और क्षेत्रफल ज्यादा। उसके बाद अगला नाम है गणराज्य। गणराज्य आप देखते होंगे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म ध्यान रखनी है, जो हमारा सर्वोच्च पद है देश का, राष्ट्रपति, इस पद पर भी आम नागरिक जा सकता है यदि उसमें वहां तक जाने की अहर्ता, यानी जो क्वालिफिकेशंस मांगी हैं वो क्वालिफिकेशन यदि हैं तो नागरिक वहां तक जा सकता है। आपको पता चल रहा है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या बोल दो निर्वाचन होता है। इस शब्द का अर्थ समझने के लिए इसका विपरीत शब्द समझें। गणतंत्र का विपरीत शब्द होता है राजतंत्र। राजतंत्र यानी राजा वाला तंत्र, जिसमें राजा की कुर्सी पे या तो राजा बैठेगा, और राजा नहीं है तो उसका बेटा या उसके भाई बंधुओं में से बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे राज परिवार से। यानी वो पद कैसा है, वंशानुगत है। वहां चुनाव नहीं होता, वहां प्रजा में से सोच नहीं सकता कि हम राजा बन जाएंगे। लेकिन उसका विपरीत जो है वो है गणतंत्र। गणतंत्र में आम नागरिक भी राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। यहाँ इसका मतलब इस पद का क्या होता है, इस पद के लिए चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत एक गणराज्य है, इससे आप क्या समझते हो। तो इससे हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति के पद का जो है, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो पद वंशानुगत नहीं है, उस पर आम नागरिक भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी है, राज्य कैसा है हमारा, भारत राज्य जो है वो कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु राज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, और कैसा है, गणराज्य है। एक बार सारी क्लास को फटाफट रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से ये चीजें बताइए आपको। पाठ पढ़ने से पहले दिमाग में रखना है कि प्रस्तावना आगे लगी हुई है, ना तो किसी खंड उपखंड अनुच्छेद भाग किसी से संबंधित नहीं है, एक पैराग्राफ है आगे। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना है कैसे वर्गीकरण किया है, कि क्या है, क्यों है, इसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ तक पढ़ लिया है। फिर उसके बाद में आपको इसकी भी एक बार रीडिंग करनी है, जिससे कुछ चीजें ध्यान रहे। हिंदी वाली तारीख भी याद करें। यहाँ एक ट्रिक याद कराई है आपको, आपस याद करना। आपस, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये तीन शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उसके बाद याद रखनी है ये उपयोगिता। उपयोगिता में संप्रभुता का स्रोत पता चलता है प्रस्तावना से, संविधान का स्रोत भी किससे पता चल रहा है, प्रस्तावना से, और स्रोत हैं कौन, हम भारत के लोग। ऐतिहासिक महत्व, ये तीन शब्द भी याद रख रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। संविधान की व्याख्या करने में सहायक है प्रस्तावना। वो चीज हमें कहाँ से पता चली, उसको इस चित्र से समझो आप। ये बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट के दो काम है, एक तो संरक्षण करता है और एक क्या करता है, संविधान का निर्वचन करता है। निर्वचन यानी व्याख्या करके दे रहा है। और प्रस्तावना का महत्व यहाँ पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में कहा है कि
अर्थ के निर्वचन, निर्वचन यानी व्याख्या करने के लिए आप किसकी मदद ले सकते हो? प्रस्तावना की। यानी संविधान को प्रस्तावना की रोशनी के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। उसके जो आदर्श हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनके अर्थ स्पष्ट करने चाहिए। यहाँ और चीजें भी आपको बताई थी जो आगे भी क्लासों में आएंगी कि संवैधानिक पीठ क्या होती है, कब बैठती है, कितने जजेस होते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये उपयोगिता पढ़ी थी। उपयोगिता में ये प्रकृति पढ़ी थी। प्रकृति में प्रभुत्व संपन्न आपको बता दिया, बाह्य आंतरिक निर्णय, आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखना। फिर उसके बाद भारत कैसा राज्य है? समाजवादी। समाजवादी का मतलब निजी उद्यमशीलता प्लस सरकारी नियंत्रण, दोनों साथ साथ हैं। फिर ध्यान रखना है भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में भी अंतर बता दिया है। अब ये शब्द गलत आता है, शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। इसमें तीन चीजें याद रखनी की, एक तो कोई राजकीय धर्म नहीं है, दूसरा भारतीय नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तीसरा क्या याद रखेंगे कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक और ऐड हो सकती है इसमें, इसमें ध्यान रखना है भारत में जितने भी आपराधिक कानून और जो बहुत से और कानून सभी धर्मों के लिए समान है। यहाँ मैंने आपराधिक कानून बोला है, आगे पढ़ेंगे हम। कानून दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक भी हैं और सिविल कानून भी हैं। तो सिविल कानूनों में देखोगे तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अब सिविल कानून संबंधित हो जाते हैं शादी तलाक इनसे संबंधित, तभी आप देखोगे अलग अलग धर्मों के वो कानून आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन आपराधिक क्रिमिनल लॉस जो हैं वो सभी धर्मों के लिए क्या है? समान है। तो पंथ निरपेक्ष में 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि कोई राजकीय धर्म नहीं है देश का। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे भारतीय नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि सभी आपराधिक कानून और बहुत से कानून जो हैं सभी धर्मों के लिए क्या है? समान है, सिविल कानूनों को छोड़ के। फिर उसके बाद है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक राज्य है उसका मतलब क्या है? जनता द्वारा शासन चलाया जा रहा है। कैसे चलाया जा रहा है? अपने मत का प्रयोग करके। यहाँ ध्यान रखना है भारत में मूल रूप से कौन सा आपको मानना है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको बताना है कि एक तो जनसंख्या ज्यादा है, दूसरी चीज ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल ज्यादा है, उसकी वजह से हमें कौन सा लोकतंत्र अपनाना पड़ रहा है? अप्रत्यक्ष। लास्ट बताया आपको गणतंत्र। गणतंत्र या गणराज्य शब्द का अर्थ जब भी समझना हो किसके विपरीत कर लो इसको? राजतंत्र। तो राजतंत्र में तो राजा जो है उसका पद जो है वंशानुगत होता है, उसके लिए चुनाव नहीं होते हैं। और गणतंत्र गणराज्य में चुनाव होते हैं, जो उच्च पद है, बिल्कुल सर्वोच्च पद है, उस पर आम नागरिक भी जा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम लोग इसका बचा हुआ पोर्शन और अनुसूचियां जो चैप्टर है उसको लेंगे। धन्यवाद।